महोदया और डॉक्टर मोहिंदर शर्मा, मेरे अध्यापक सहयोगी वर्ग तथा प्यारे विद्यार्थियों, ये मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि आज मैं आपके समक्ष अपने जीवन के अनुभवों का, जो समाजशास्त्र से संबंधित हैं, उनका प्रस्तुतिकरण कर सकूं। पहली बात स्पष्ट रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के पहले सोशियोलॉजिस्ट, जिनका नाम आप सबने सुना होगा, डॉक्टर वाई एस परमार, जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी और और एंथ्रोपोलॉजी लखनऊ यूनिवर्सिटी से समाजशास्त्र में पीएचडी की थी और हिमालयन पॉलीएंड्री उनका विषय था, जिसकी पुस्तक शायद आज भी बहुत सी लाइब्रेरियों में हो। विशेषतया सोलन की स्टेट लाइब्रेरी में तो मैंने खुद मंगाई थी। तो वो हिमाचल प्रदेश के प्रथम समाजशास्त्रियों में उनकी गणना होती है और उनसे प्रेरणा पाकर बहुत से लोगों ने फिर आगे भी बढ़ने की कोशिश की समाजशास्त्र के क्षेत्र में। जी जी जी। जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी आपको बताया कि मुझे मुझे समाजशास्त्र डेढ़ हो गए हैं पूरे ना, शायद इसीलिए है, तो वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा, गड़बड़ हो गई। सर आप बोलिए। बहुत सारे लोग दी आज बहुत सारे लोग लाइन में हैं, इसलिए सबके फोन आ रहे हैं। कंटिन्यू प्लीज सर। अच्छा, सर प्लीज जैसा कि आपको बताया, बोलूं? जी सर, ये सर प्लीज। हाँ महेंद्र, आप अपने आप को म्यूट कर दो ना अगर बात करनी है। जी जी जी। हाँ, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि मैंने हिमाचल प्रदेश कॉलेज सर्विसेज 1961 में ज्वाइन की थी और उस समय हिमाचल प्रदेश के 3 विद्यालयों में ये विषय शुरू किया गया था। एक गवर्नमेंट कॉलेज सोलन था, दूसरा था गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर और तीसरा था गवर्नमेंट कॉलेज रामपुर। वैसे पूरे हिमाचल में ही कॉलेजों की संख्या बहुत कम थी। हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित राज्य था और बहुत बड़ा एरिया जो रीऑर्गेनाइजेशन के बाद आया, उसके बाद हिमाचल में शिक्षा का बहुत विस्तार हुआ। तो मैंने सोलन ज्वाइन किया था और मेरे कोलीग मिस्टर खुशू, उन्होंने बिलासपुर में ज्वाइन किया था और एसपी गुप्ता साहब, उन्होंने रामपुर में ज्वाइन किया था। जब मैं कॉलेज में आया प्रथम बार और मैंने पाया कि मेरे क्लास में केवल 7 ही विद्यार्थी हैं, जिनमें 6 लड़कियां और 1 लड़का था और इंसिडेंटली लड़के का नाम भी मुरारी लाल था, कृष्ण मुरारी नाम था। तो एक ये इत्तेफाक की बात है। तो हमें ऐसा समझा जाता था कि सोशियोलॉजी एक माइनर सब्जेक्ट है, जैसे कोई फ्रेंच पढ़ा रहा है या जर्मन या और कोई लैंग्वेज जिनमें 2-2, 3-3, 4-4 स्टूडेंट होते थे। तो थोड़ी सी इंफीरियरिटी की फीलिंग तो थी कि हम एक ऐसे विषय में के अध्यापक हैं जहाँ में विद्यार्थियों की संख्या केवल 7 है। लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि मेरा जो व्यक्तित्व था, वो बहुत से क्षेत्रों में मुझे आगे ले गया और मैंने वही तरीका अपनाया कि उन विद्यार्थियों के साथ जिन्हें गेम्स एंड स्पोर्ट्स में, ड्रामेटिक्स में, एक्सकर्शन और टूर्स एक्सेट्रा, इनमें इंटरेस्ट था, उनको साथ उनका शेयर किए अनुभव, उनके साथ खुद खेला भी, पिकनिक पे भी गए, एजुकेशनल टूर्स पे भी लेके गए। उससे विद्यार्थियों की मनस्थिति को समझने का बड़ा अच्छा मौका मिला और साथ ही साथ समाजशास्त्र के विषय में कभी कभी बातचीत होती थी तो उनका रुझान भी अपनी ओर आकर्षित करने का अनुभव प्राप्त हुआ। तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि अगले वर्ष समाजशास्त्र में विद्यार्थियों की संख्या काफी बढ़ती चली गई। सबसे बड़ा नुकसान जो दूसरे विषय के प्राध्यापक अनुभव करते थे, वो था राजनीति शास्त्र और इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री को। और वो ये सोचते थे कि अगर विद्यार्थी सोशियोलॉजी में चले गए तो हमारी संख्या बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि कॉलेज में ही बहुत कम विद्यार्थी हुआ करते थे। इसलिए वो लोगों को भी, स्टूडेंट्स को भी कहते थे कि कोई सब्जेक्ट ये इम्पोर्टेंस का नहीं है, ना इसका कोई कॉलेज स्कूलों में है ना कॉलेजेस में है, इसलिए इसका तुम्हारे तुम्हारे लेने लेने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन मैं भी इसके साथ साथ लगा रहा और विद्यार्थियों की संख्या दिन रात आगे बढ़ाते चले गए। तो साथ में
सबसे बड़ा काम जो किया जब मैं हिमाचल में था, तो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और लेक्चरर्स जो थे उनको अपने कॉलेज में बुला करके लेक्चर्स दिलाए विद्यार्थियों को। उन्हें ये फील हुआ कि हम केवल हिमाचल से ही नहीं जुड़े बल्कि ये भारत के अन्य भागों से भी हमारा संबंध समाजशास्त्र के द्वारा हो सकता है। हालांकि कोई फील्ड वर्क वगैरह तो नहीं होता था लेकिन सब्जेक्ट में, लेकिन फिर भी मैं विद्यार्थियों को गाँव में ले जाता था और किस तरह से सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी होती है, कैसे डेटा कलेक्ट करते हैं, कैसे लोगों से बातचीत करते हैं, इस किस्म की को भी अपने टीचिंग मेथोडोलॉजी में शामिल किया। जहाँ तक विद्यार्थियों का सवाल है, जब मैं मंडी में पहुंचा तो मेरे प्री यूनिवर्सिटी क्लास में ही लगभग 120 विद्यार्थी हो गए थे और ये संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। अगर मैं उसको नहीं रोकता तो शायद क्लास में लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि सिंगल टीचर सब्जेक्ट था, 2 टीचर कभी भी नहीं हुए हमारे ज़माने में। और आज मुझे इतनी जानकर खुशी है कि जहाँ केवल 3 कॉलेजेस में सोशियोलॉजी हुआ करती थी हिमाचल प्रदेश में, रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जो पंजाब का बहुत बड़ा क्षेत्र हमारे साथ आया, उनमें बहुत सारे कॉलेजेस का विस्तार हुआ। और आज जैसा कि डॉक्टर मोहिंदर सरारिया ने बताया कि लगभग 112-113 कॉलेजेस हो गए हिमाचल प्रदेश में और काफ़ी विद्यालयों में समाजशास्त्र का विषय चल रहा है। आप आवाज़ सुन रहे हैं मेरी क्या? हेलो? सर आपकी आवाज क्लियर है सर, कंटिन्यू प्लीज। सर आपकी आवाज क्लियर है सर। अच्छा क्लियर है ठीक है, सर। मैं हाँ ठीक है। इस तरह समाजशास्त्र आगे धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया और विद्यार्थियों को उसमें बहुत रुचि आने लगी। इसके साथ साथ मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को सोशियोलॉजी में मास्टर्स डिग्री करने के लिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में उस समय मास्टर्स डिग्री नहीं थी सोशियोलॉजी में, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में भेजा। कुछ को पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ तो बहुत ही भेजे, लेकिन उसके अलावा लखनऊ, आगरा यूनिवर्सिटी जहाँ मेरी संबंध था। और एक जो सबसे बड़ी समस्या आई थी पढ़ाते समय और विद्यार्थियों के लिए कि पुस्तकें अवेलेबल नहीं थी। और ज़्यादातर विद्यार्थी हिंदी मीडियम से ही ऑफर करते थे, इंग्लिश मीडियम के भी हुआ करते थे, लेकिन इंग्लिश मीडियम में भी कोई टेक्स्ट बुक टाइप की जो इंडियन पब्लिकेशन की हो वो नहीं के बराबर थी। एक सचदेवा की किताब हमारे ज़माने में पॉपुलर हुआ करती थी इंग्लिश में। तो मैं बहुत सारी किताबें खुद उत्तर प्रदेश से लेकर के आता था विद्यार्थियों के लिए, मैं पार्सल कराता था या उनके बुक सेलर्स के थ्रू मंगाता था। तो एक तो डिफिकल्टी ये थी जो समाजशास्त्र को थोड़ा सा आगे बढ़ने में रोक रही थी कि विद्यार्थी ये अनुभव करते थे कि उनके पास बहुत अधिक पुस्तकें संभव अवेलेबल नहीं है। लेकिन धीरे धीरे लाइब्रेरी एनरिच होती गई सब जगह की, लोगों को इस विषय की महत्ता को पता चलता गया और ख़ास तौर से इसकी जो विषय वस्तु की रोचकता है उसका जो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट आना शुरू हुआ और बहुत सारे जो ट्रेडिशनल विषय थे उनको छोड़ करके लोगों ने सोशियोलॉजी लेना शुरू किया। इसके अलावा मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों से, चाहे किसी भी अपॉर्चुनिटी कहीं भी मुझे मिले, जैसे यूथ फेस्टिवल में जा रहे हैं या गेम्स एंड स्पोर्ट्स के साथ भी जा रहे हैं, तो भी मैं उनसे समाज के बारे में बात करता था। क्या हमारी विसंगतियां हैं, क्या समस्याएं हैं, किस तरह की सामाजिक संस्थाएं जो हमें पहले हमारे व्यवहार को नियंत्रित करती थी, आज धीरे धीरे वो अपने कार्यों को छोड़ती चली जा रही हैं। आज के संदर्भ में, क्योंकि समाजशास्त्र वर्तमान समाज का ही अध्ययन करता है, उनको मैं उस समय की जो सामाजिक विषमताएं थी, समस्याएं थी, उनसे अवगत भी कराता था और उन्हें ये भी बताता था कि इनकी समस्याओं का समाधान युवा पीढ़ी ही कर सकती है। आप खुद जानते हैं कि जिस तरह से हमारे समाज में नैतिकता का पतन हुआ, मॉरल वैल्यूज नीचे गिरी हैं, तो बहुत सारी संस्थाएं जो अपना फंक्शन करती थी वो धीरे धीरे लुप्त प्राय होने लगी। उनके अपने फंक्शन बहुत कुछ वो छोड़ने लगी। उदाहरण के लिए धर्म का महत्व धीरे धीरे घटता जा रहा है। धार्मिक मूल्य जो हैं, जो हमारे जीवन को नियंत्रित और संचालित करते थे, उनका महत्व बहुत कम हुआ। और फिर टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट और बहुत सारी कल्चरल चेंजेस
और सारे विश्व का एक लेवल पे आ जाने के कारण बहुत सी संस्थाएं, जिसमें परिवार सबसे प्रमुख है, परिवार ने अपने बहुत सारे फंक्शन छोड़ दिए और परिवार की जो वो महत्ता थी वो भी धीरे धीरे कम होती चली गई। इसका नतीजा ये हुआ कि व्यक्तिवाद बढ़ता चला गया, सामाजिकता की भावना जो थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई और लोग जो हैं वो अपने स्वार्थ में बस होकर के बहुत सी समस्याओं को समाज में पैदा करने लगे। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश का सवाल है, हिमाचल प्रदेश आज भी हिंदुस्तान के उन प्रदेशों में से है जहाँ शांति प्रिय लोग रहते हैं, जहाँ लोग इस तरह की भेदभाव नहीं करते, ना कोई भाषा का में खास अंतर है, ना कोई जातीयता का इतना अंतर है। पहले रहा होगा, लेकिन आज जितना तेजी के साथ हमारा हिमाचल आगे बढ़ा है उतना शायद किसी प्रदेश में ऐसी उन्नति नहीं हुई है। दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, आज के परिवेश में जो समस्याएं हमारे सामने मुंह बाएं खड़ी हैं, चाहे वो चीन से संबंधित समस्या हो, पाकिस्तान से संबंधित समस्या हो, या आज जो वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव लोगों के लिए समस्या पैदा कर गया है, या इस तरह की जो बॉलीवुड में जो कुछ हो रहा है, घटित हो रहा है, इसने हमारी युवा पीढ़ी की मानसिकता को एडवर्सली इफेक्ट किया है। तो मेरा अध्यापकों से ये अनुरोध रहेगा कि वो इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इनके समाधान के लिए या अपने विद्यार्थियों को इनसे दूर रखने के लिए अपना पूरा प्रयत्न करें और उन समस्याओं की समाजशास्त्रीय अध्ययन करने की आवश्यकताएं हैं और हम समाज के पुनर्निर्माण में अपना योगदान दें, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जैसा कि आपको मालूम है कि 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां ज्यादातर लोग जाना चाहते हैं। एक है राजनीति, दूसरा है क्रिकेट और इसी से संबंधित तो तीसरा और एक क्षेत्र में अभी भूल गया नाम उसका, अब उम्र भी हो गई, 81 साल के ऊपर हो गया। राजनीति, खेल, गेम्स एंड स्पोर्ट्स और भी इस तरह के हैं जहां लोग ज्यादा जाते हैं। सिनेमा, यस, बॉलीवुड में क्यों? क्योंकि यहाँ इजी मनी है और लोग जहाँ इतनी मेहनत करने के बाद, अब राष्ट्रपति को देख लीजिए, जिसको सालाना 1 लाख रुपए भी नहीं मिलते, और इस तरह के और बहुत से व्यवसाय हैं जहाँ लोग एक आदर्श के रूप में पहले जाया करते थे, आज उसकी जगह छोड़कर अनैतिक तरीकों से, तो इसने सारे समाज की व्यवस्था को सामाजिक विघटन की ओर अग्रसर किया है। यद्यपि समाज स्वयं सक्षम है कि वो उन विविधताओं के रहते हुए भी अपने आप को पुनर्गठित कर लेता है, लेकिन ये समाजशास्त्रियों का, मैं सोचता हूँ, हमारे जो अध्यापक रिसर्च वगैरह में लगे रहते हैं, उनका ये परम कर्तव्य है कि वो उनके कारणों की ओर जाएं और अपनी युवा पीढ़ी को इस तरह की समस्याओं से दूर रहने और इनके सुधार के लिए प्रयत्न करें। समाजशास्त्र एक जीवंत विषय है, विषय वस्तु है जिसका संबंध वर्तमान समाज से है और उनका समाजशास्त्रियों का बहुत बड़ा रोल है कि वो समाज की बदलती हुई अवस्था को दिशा निर्देशित करें, एक ऐसी दिशा की ओर अग्रसर करें जहाँ उन्नति हो, जहाँ न्याय मिले, जहाँ सामाजिक अव्यवस्था की ओर अग्रसर न हो। जहाँ तक समाजशास्त्र के आगे ले जाने का प्रश्न है, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी और दूसरे विषय के इत्यादि की तुलना में समाजशास्त्र अभी भी थोड़ा पीछे है। हिमाचल में बहुत काम हुआ है और प्रदेशों में भी बहुत काम हुआ है। मैं सोचता हूँ कि हमारा ये परम कर्तव्य बन जाता है कि हम इस विषय को भी सामने रखें कि हम किस तरह से समाजशास्त्र को आगे लोगों तक पहुंचा सकते हैं या ले जा सकते हैं। केवल विद्यार्थियों तक ही या एजुकेशन तक ही सीमित न रख करके हम आम जनता तक इसकी विचारधारा और मनोभावों को हम आगे बढ़ाएं। आज ये पूरा विश्व जिस कगार पर खड़ा है उसमें समाजशास्त्री एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, लोगों की विचारधारा को बदलकर, लोगों की नैतिकता को में परिवर्तन लाकर, लोगों के सहयोग के द्वारा
समाज के प्रति समर्पण के द्वारा ये समाजशास्त्रियों का बहुत व्यवहारिक रोल हो सकता है। दूसरी बात, एक और बात इसके संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश को उन्नति की ओर अग्रसर कराने के लिए न केवल हमें समाजशास्त्रीय अध्ययनों की आवश्यकता है, हमें आगे ज़्यादा से ज़्यादा समाज की समस्याओं को समझने की आवश्यकता है, तो इसलिए रिसर्च के क्षेत्र में भी समाजशास्त्र को बहुत आगे आना चाहिए। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे तो हम ये काम नहीं कर सकते, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर आप शायद पहले से ही बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। तो मैं सोचता हूँ कि समाज के निर्माण, समाज को एक रूपता प्रदान करने और समाज में पूर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि परिवर्तन के साथ जो तारतम्य स्थापित करना है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आम लोगों तक विषय वस्तु के रूप में नहीं, लेकिन समाज शास्त्र का ज्ञान पहुंचना जरूरी है। अब तो स्कूलों में भी समाज शास्त्र की शुरुआत हो गई है। मेरा ख्याल है कि हायर सेकेंडरी लेवल पर भी समाज शास्त्र शुरू हो गया है। तो समाज शास्त्र, जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ, कि एक ऐसा विषय है जो हमारे जीवन से पूर्ण रूपेण संबंधित है और हमारे हर क्षेत्र को, जीवन के हर क्षेत्र को छूता है। चाहे हम अपना परिवार ले लें या अपना कोई और भी ऑर्गेनाइजेशन ले लें, उस दृष्टिकोण से मैं सोचता हूँ कि समाजशास्त्र और समाजशास्त्री समाज के पुनः निर्माण में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। और आप जिस प्रयत्न में लगे हैं, आपने इसको जिस रूप में आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है, वो मेरे लिए वाकई बहुत खुशी की बात है। एक बात जो मैं अध्यापकों से और कहना चाहूँगा कि बच्चों के अंदर पॉजिटिविटी का भरना बहुत जरूरी है। ये जो नेगेटिविटी बहुत तेजी के साथ आ रही है, जो हमें क्रिमिनलिटी की ओर ले जाती है, तो उस संदर्भ में मैं बच्चों के सामने कुछ रुबाई रखना चाहता हूँ कि नेगेटिविटी को किस तरह से हम खत्म कर सकते हैं और पॉजिटिव को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो नेगेटिविटी का एक उदाहरण देखिए, रात का पर्दा उठा पर न गगन बदला है, रात का पर्दा उठा पर न गगन बदला है, फूल दो चार खिले पर न चमन बदला है, तुम जो लाए हो मेरे वास्ते ये मुर्दा सी खुशी, मुलायजा हो, तुम जो लाए हो मेरे वास्ते ये मुर्दा सी खुशी, ऐसा लगता है मेरे गम ने कफन बदला है। ये है नेगेटिविटी। लेकिन पॉजिटिविटी के भी सुनिएगा कि चमन को देख तो सिर्फ फूल पाती न देख, चमन को देख तो सिर्फ फूल पाती न देख, यानी पहचान खिलाड़ी को सिर्फ बिसात न देख, न पहचान खिलाड़ी को सिर्फ बिसात न देख, मेरी डोली की गरीबी पर वो हंसने वाले, मेरी डोली की गरीबी पर वो हंसने वाले, मेरी दुल्हन को देख लौटती बारात न देख। तीसरी एक और रुबाई है, कुछ लोग नेगेटिविटी की, कुछ लोग सदा ही अपने दुखों के गीत गाते हैं, कुछ लोग सदा ही अपने दुखों के गीत गाते हैं, होली हो या दिवाली हो सदा मातम मनाते हैं, मगर दुनिया उन्हीं की रागनी पर झूमती देखी जो जलती चिता पर बैठकर भी वीणा बजाते हैं। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि आप अपने विद्यार्थियों में ये निराशा को, फ्रस्ट्रेशन जो आता है, उसको दूर करने और पॉजिटिव की ओर बढ़ाने की ओर जरूर प्रयत्न करें। ये एक समाजशास्त्रियों का व्यवहारिक योगदान होगा विद्यार्थियों के लिए। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ कि समाजशास्त्र हमारे समाज के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। इसलिए कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स हैं, उनमें भी इन विषयों के पढ़ाने की सुविधाएं हैं जब हम ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, लेकिन लोग सीरियसली लेते नहीं। तो मैं ये सोचता हूँ कि हम लोगों के अंदर इस तरह की भावनाओं को इन्फ्यूज करें, जिससे कि वो समाज की व्यवस्था को अच्छी तरह समझ सकें और उनमें आने वाली जो बुराइयां हैं उनको दूर करने का प्रयत्न कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया बातचीत करने का। हालांकि
अब याददाश्त भी थोड़ी कमजोर हो गई है, 81 साल की आयु होने को आई है, तो फिर भी मैं प्रयत्न करूंगा कि आप जब भी मुझे मौका देंगे मैं इसके विषय में बात करूंगा। आपको कोई प्रश्न हो तो आप बताइएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर आपके एक शिष्य डॉक्टर आर के कायस्थ हमारे साथ हैं, तो सर से अनुरोध रहेगा कि 2 शब्द सर के लिए कहें। सर। मैं एक सेकंड अगर आप इजाजत दें तो मैं आर के कायस्था के संबंध में 2 बातें कहना चाहता जी हूँ। सर, जी जी जी। आर के कायस्था जब कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया तो पहले साइंस फैकल्टी में इन्होंने एडमिशन लिया था, लेकिन अच्छे योग्य व्यक्ति होने के बावजूद भी उसमें इन्हें सफलता नहीं मिली। मैंने इनको परसुएट किया बहुत अच्छी तरह से कि तुम आर्ट फैकल्टी में आ जाओ और साथ में सोशियोलॉजी ऑफर करो। इन्होंने ऐसे ही मेरा कहना माना, सोशियोलॉजी ऑफर की, और उसके बाद नेतृत्व के गुण तो इनमें हमेशा से विद्यमान थे, शुरू से ही वो स्पार्क मैंने इनमें हमेशा से देखा था, और इसीलिए मैंने उनको आगे भी प्रेरणा दी। इनको एनएसएस का भी इंचार्ज बनाया था। राष्ट्रीय सेवा योजना मेरा एक खास प्रेम रहा है, और इसके कारण इन्होंने बहुत कुछ सीखा। और ये जो बॉम्बे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज बॉम्बे है, वहाँ भेजने में भी मैंने इनका मार्गदर्शन किया था। तो बाद में मैंने पाया कि आज ये जीवन में एक बहुत ही सफल व्यक्ति के रूप में बाहर निकल के आए हैं, और मुझे गर्व है मैं अपने इस विद्यार्थी पर जो आज अब मेरी शिक्षा को आगे लेकर बढ़ा रहा है, और आप जैसे लोगों को उन्होंने शैक्षिक रूप में प्रोड्यूस किया। धन्यवाद। सर को मैं प्रणाम कहना चाहूंगा, और अच्छा लगा सर को सुन के और देख के, और सब लोगों के साथ जो है सर ने जो शेयर किया फीलिंग्स, और मैं सभी जो विद्यार्थियों को ये बता देना चाहता हूँ कि टीचर का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और इनको आज भी अपने शिष्य जो है प्रिय लगते हैं, और आज भी ये नहीं भूले हैं। और उसी तरह अगर हम सारे जितने भी जो टीचर हैं, जितने हम जो भी पढ़ा रहे हैं, अगर हम इसी तरह ये काम करें, उसी जील के साथ ये काम करें, बहुत सारी चीजों को इग्नोर करके, तो मुझे लगता है कि समाज शास्त्र जिस तरह आगे बढ़ रहा है स्टेट में, ये आगे बढ़ेगा। और मैं आप लोगों को सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने सब लोगों को, जितने भी वेटरन्स हैं, सबको आप साथ में, और मैं एक बार फिर सर को नमस्ते कहना चाहूंगा, और साथ ही धन्यवाद कहना चाहूंगा कि सर ने इस स्टेज में आके भी हमें एड्रेस किया, अपना आशीर्वाद दिया, और ये आशीष सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमेशा हमारे साथ बनाए रखें। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर रुचि रमेश मैम। जी बोलो। हाँ जी जी मैम, आप भी सर के उसमें कुछ 4 शब्द कहिए मैम। सर पहले तो माथुर सर, हमें बहुत अच्छा लगा, आपके बारे में बहुत सुना था, और जहाँ तक आर्ट ऑफ टीचिंग की बात है, यू स्टिल टॉप्स द लिस्ट, वो उसमें कोई 2 राय नहीं है। कि आज हमने जब आपको सुना तो मैं आई कुड मेक आउट व्हाई पीपल ऑलवेज से दैट माथुर सर जैसा कोई टीचर ही आज तक नहीं हुआ। तो आज मेरे को जो आपका आज भी लैंग्वेज में फ्लो, थॉट में फ्लो था, वो सच में सर आज भी अप्रिशिएट करने लायक है। तो हमें बहुत अच्छा लगा, और आपका जो ये आज हमारे साथ इंटरेक्शन था, ये हमारे लिए हमेशा ट्रेजर रहेगा, और आने वाले टाइम में भी हम जब भी कोई ऐसे इवेंट करेंगे तो हम आपको सुनना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू दी, थैंक यू मैडम प्रेसिडेंट। May I say a word or two? Yes sir, please sir, please. I want to thank each and every you have given me this opportunity, and really it is a pleasure to talk to you, to talk to anyone for that matter, or at this level after 23 years. I have never delivered a lecture after retirement. This is probably after 23 years I am just talking to you. So anyway, I am grateful to your president also. She has praised the Lord. Thankful to you, thankful to Kaista, and thankful to all organizers and audience for giving a patient listening to me.
Thank you very much. Sir, let me share with you, sir. Sir, today the maximum capacity of this meeting is 100, sir. And it remains Yeah. throughout 100, and some students are waiting outside in the lobby, sir. And we cannot admit that Yeah. because of this limit. It is your magic, sir, which still persists in Himachal. It's your magic, sir. Thank you, sir. Thank you very Sir, much. it's your magic which still persists in Himachal, and students are just waiting outside inside the lobby, sir, just to listen to you. But we recorded everything, sir, and we will let you know, and we will post it, and we will share it with you, sir. Also, your whole lecture has Thank been you. recorded, sir. Thank you very much, but they may not be coherent here and there, something of the sort, but you will excuse me because of my age. The things have changed, but still, and I, as a matter of fact, prepared it in English, but I have to speak in Hindi. I can do it in Hindi also. Yes, sir. I think. So sir, once again, I thank you. सर आपको हम बार बार सर thank करेंगे. एक सेंटेंस महेंद्र, जी जी. एक सेंटेंस मेरे माइंड में आ रहा है. हाँ हेलो हेलो जी Hello. ऑडिबल है. सर you are staying outside the Himachal but you are still living in Himachal. Yes, I am still living in Himachal. I have constructed a house at Mandi. I live for about 3-4 months, but this year I could not come. ओके सर. But every year, आपकी कम भी नहीं होने देंगे हम एसोसिएशन. while you are staying outside the Himachal, आपकी एसोसिएशन हम कम नहीं होने देंगे, बढ़ाएंगे आपकी एसोसिएशन. चाहे कोरोना के डर के मारे आप नहीं भी आ रहे, और आपकी डेस्टिनी देखो सर, हमने तब भी आपको हिमाचल ले आए. thank you so much. Only this year I could not come, otherwise I stay from April to July. April, May, June, July I stay at Mandi. हेलो. हाँ जी. ओके. सर मैं चाहता हूँ कि कुछ आप पुरानी यादें थोड़ी बहुत रुवाइयां या कुछ चीजें सर इनको भी सुनाए जो आप हमें जो है क्लासरूम में सुनाते थे. मैं चाहता हूँ सर कि आप थोड़ा जो है हमें रिफ्रेश करवाइएगा, और मैं भी थोड़ा अपने पास्ट में भूल चले जाऊं अपने स्टूडेंट लाइफ में. सर एक दो हो जाए सर. थैंक यू. ओके, किस दिन हो जाएगी, किस दिन रुबाइयां और गजलें सुनाऊंगा. ओके देन, थैंक यू वेरी मच. सुनाओ. हैं? सुनाऊं? हेलो. सुनाओ सर. नाउ सर. यस सर. तो एक हास्य रस की कविता सुनिए आप. जी सर. हाँ सुन लो सर. कि मथुरा के पंडों को जैसे दूसरों के घर खवास लगा करती थी आने की इच्छा. मथुरा के पंडों को जैसे दूसरों के घर खवास लगा करती है, या लाला टाइप नेताओं को नाम छपास लगा करती है. नाम छपास लगा करती है, ऐसे ही मुझको श्रोता पाकर कवास लगा करती है कहने की इच्छा. सच कहता हूँ पढ़ते समय बचपन में मुझको अक्सर प्यास लगा करती थी. सच कहता हूँ पढ़ते समय बचपन में मुझको अक्सर प्यास लगा करती थी, और गणित का घंटा आते शंका खास लगा करती थी. और बड़ा हुआ तो पढ़ने लगे इश्क के दौरे भयंकर. हर लड़की की अम्मा मुझको अपनी साथ लगा करती थी. सच कहता हूँ कसम आपकी मुझको सास बड़ी प्यारी है, जिसने मेरी पत्नी जाई उस माता की बलिहारी है. अगर विधाता इस जग में कहीं सास न जन्माता, तो हम जैसे पामर प्राणी बगैर ब्याह के ही रह जाते. कहो कहाँ से मुन्नी आती, कहो कहाँ से मुन्ना आता, भारत की जनसंख्या में अपना योगदान रह जाता. और नेहरू के जमाने की अंतिम है इसका पद. नेहरू के जमाने की है कि आधे दर्जन बच्चे कच्चे घर ना अपना वंश बढ़ाते. अपना क्या है चाचा नेहरू बगैर भतीजों के रह जाते. थैंक यू सर. एक वो जो फूलों से जख्म खाए सर, उसको भी सुना दो सर. अच्छा, आप वो तो एक ही शेर है भाई.
वो तो मेरा हाँ जी, एक ही शेर है छोटा सा कि आप कांटों की बात करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, आप, ये जो मेरा बेटा है जिसके पास में रह रहा हूँ, जब बहुत छोटा था तो इसने, मैं आपको एक छोटे से 2 मिनट की घटना बता दूं। इसने एक तो ये शेर सुनाया था कि आप कांटों की बात करते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। और उसी समय ये सरदार साहब हमारे एक एग्जामिनर आए थे वहाँ सुपरिटेंडेंट बन के, उनको पता लगा कि ये छोटा सा बच्चा शेर सुनाता है, तो उन्होंने कहा भी शेर सुना। तो उसने एक शेर ये सुनाया, एक दूसरा भी सुनाया, ये भी हंसी का है। सरदार जी की तरफ देखा उसने, कहता है कि यमुना किनारे एक लड़की खड़ी थी बाल बिखराए, यमुना किनारे लड़की खड़ी थी बाल बिखराए, और पास जाके जो देखा तो सरदार जी नजर आए। ये जैसे ही उन्होंने सुना, उन्होंने कहा बेटे तुमने तो मेरे ऊपर ही शेर सुना दिया। तो इस तरह की कभी गोष्ठी में कभी मौका देंगे आप तो, बहुत रुबाइयां तो बहुत याद हैं, जितनी चाहे सुन लीजिएगा। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू भाई। कायस्था, तुम कहाँ हो इस वक्त? सर मैं अभी ऑफिस से घर आ रहा हूँ, तभी थोड़ा सिग्नल आ रहा है। अच्छा। मैं अभी यूनिवर्सिटी से आ रहा हूँ सर, अभी ऑन द वे हूँ। आई एम थैंकफुल टू यू, आपने ऐसे लोगों से इंट्रोड्यूस किया है जो सर ये तो हमारा आपसे इस बहाने मुलाकात हुई, रिलेशन रिवाइव हुए और पता लगा, और मैं बड़े दिन से चाह रहा था। हाँ मैं कहा और हमारी तो जिंदगी हम में जब वापस आए। So, my thanks to Dr. Salaria and all others who have organized me and given me an opportunity to talk to you. थैंक यू सर। Okay then.